सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी की बात हमने की थी। अब रिलायबिलिटी मैट्रिक्स की जहां तक बात होती है, हमने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी, हमने रिलायबिलिटी की जब डेफिनेशन देखी तो देखा कि प्रोबेबिलिटी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अगर हम फिर से बताएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम वर्किंग करेक्टली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इसकी डेफिनेशन थी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो रिलायबिलिटी मैट्रिक में इसमें जो कॉन्सिक्वेंस है ऑफ फेलियर, जो रिजल्ट होने वाला है फेलियर के का क्या असर पड़ने वाला है, उसका कहीं भी ध्यान नहीं रखा जाता, कोई अकाउंट ही नहीं लिया जाता है। सिवियरिटी फेलियर्स की अलग अलग होती है। जैसे कुछ फेलियर्स ट्रांजिएंट होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंस है, जिनके रिजल्ट कुछ सीरियस नहीं होंगे, कुछ आप कम इरिटेट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं होगी उनकी ज्यादा। तो फेलियर की क्लासेस जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी सीवियर फेलियर्स हो सकते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को अनयूजेबल या पूरी तरीके से आपके सिस्टम को एक तरीके से बंद कर देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं रिलायबिलिटी को किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए, तो जानना जरूरी है कि किस टाइप के फेलियर की बात हो रही है यहाँ पर। तो फेलियर क्लासेस हमने देखना है। ट्रांजिएंट फेलियर क्या होते हैं? ट्रांजिएंट फेलियर मतलब किसी कुछ इनपुट्स अगर हम दें तब ये होते हैं। परमानेंट फेलियर मतलब कुछ अगर फेलियर्स हो रहे हैं जो हर एक इनपुट के लिए वही फेलियर हो रहे हैं, तो हम परमानेंट फेलियर कहते हैं। रिकवरेबल फेलियर कौन से होते हैं? जब सिस्टम रिकवर कर जाता है आपके इंटरवेंशन के अलावा, विद या विदाउट ऑपरेटर इंटरवेंशन रिकवर हो जाता है। इसके अलावा अनरिकवरेबल मतलब ये है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, ये अनरिकवरेबल होता है। कुछ कॉस्मेटिक होते हैं, बहुत माइनर से, जैसे माउस बटन को 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है किसी जीयूआई को इन्वोक करने के लिए, ये कॉस्मेटिक फेलियर्स होते हैं। अब रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल देखिएगा। रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल ये है क्या? ये बताता है कि रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी किस तरीके से ग्रो कर रही है, इसलिए रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल है। जब एरर आएंगे उनको रिपेयर किया जाएगा तो रिलायबिलिटी कैसे बढ़ रही है। रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल हम इसलिए यूज कर सकते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकें, हम पहले इस गणना कर सकें कि व्हेन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इज लाइकली टू बी अटेन्ड, कब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी हम अचीव कर लेंगे और कब तक सिस्टम को रिलायबिलिटी के तहत टेस्ट करना है। 2 टाइप की अनसर्टेनिटी हो सकती है जो मॉडलिंग हमने देखी है। रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडलिंग रिलायबिलिटी ग्रोथ which render any reliability measurement inaccurate। इसमें जो 2 टाइप की हो सकती है अनसर्टेनिटी, एक टाइप 1 अनसर्टेनिटी है। एक तो नॉलेज ही ना हो कि सिस्टम कैसे यूज किया जाए, ऑपरेशनल प्रोफाइल जैसे। दूसरा होता है कि हमारा लैक ऑफ नॉलेज या जानकारी की कमी, किस तरीके से फॉल्ट, इफेक्ट ऑफ फॉल्ट रिमूवल, ये कैसे हम इसको कब रिमूवल कैसे करें, कब फिक्स करें फॉल्ट को। हमें ये नहीं पता कि करेक्शन कंप्लीट है या सक्सेसफुल है। हमने जो फिक्सेशन की उससे क्या नए फॉल्ट तो नहीं आ जाएंगे? क्या हमने जो फॉल्ट देखे वो हमने फिक्स प्रॉपरली किए कि नहीं किए? हम जो हमने फिक्स किए उससे कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा इंटरफेलियर टाइम में? ये सब चीजें आपकी टाइप 2 अनसर्टेनिटी में आती है। अब स्टेप फंक्शन मॉडल, ये एक सिंपलेस्ट बहुत सरल रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल है। स्टेप फंक्शन मॉडल बेसिक इसका अजम्पशन ये है कि रिलायबिलिटी इंक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट ईच टाइम व्हेन एरर इज डिटेक्टेड एंड रिपेयर्ड। यानी कि जब भी आपको कोई एरर मिलता है, आप उसे डिटेक्ट करते हैं और रिपेयर करते हैं, तो रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है कांस्टेंट अमाउंट से, एक कांस्टेंट अमाउंट से। जैसे रॉकऑफ देखिए आप, ये जब भी आप देखिए रिलायबिलिटी समय के साथ बढ़ रही है और कांस्टेंट अमाउंट है, कोई इसमें इस तरीके से कोई वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट आप स्टेप वाइज देख रहे हैं यहाँ पर। तो स्टेप फंक्शन मॉडल ये अज्यूम करता है कि जो एरर्स, ऑल एरर्स हैं, जितने भी एरर्स हैं, वो बराबर शरीक होते हैं रिलायबिलिटी ग्रोथ के लिए। काफी अनरियलिस्टिक है कि हम जानते हैं कि अलग अलग एरर अलग अलग तरीके से रिलायबिलिटी की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जेल्सिंकी मोरांडा मॉडल ये हर टाइम, जब भी ईच टाइम एन एरर इज रिपेयर्ड, ये रियलाइज करता है कि रिलायबिलिटी डज नॉट इंक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट। इन्होंने कह दिया जेल्सिंकी मोरांडा मॉडल ने कि जो आपने बात कही कि भाई कांस्टेंट टाइम में इंक्रीज होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट, जब आप एरर फिक्स करते हैं तो इट इज अज्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट इन द सिस्टम एट दैट टाइम। तो रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट इस तरीके से होता है जब भी आप एरर फिक्स करते हैं, ये प्रोपोर्शनल है, ये हम मानते हैं इसमें जेलिंस्की और मोरांडा मॉडल में कि जो नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट है, जितने भी एरर प्रेजेंट है एक सिस्टम में उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके प्रोपोर्शनल होता है रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट। काफी एप्लीकेशंस के लिए रियलिस्टिक है, लेकिन फिर भी शॉर्टकमिंग है इसमें। जो मोस्ट प्रोबेबल फेलियर्स है, जैसे जो फेलियर्स बार बार आते हैं, उसमें आप उस बहुत जल्दी टेस्टिंग प्रोसेस में उसे हम डिस्कवर कर सकते हैं जेलिंस्की मोरांडा मॉडल। और जो रिपेयर कर सकते हैं, जब आप फॉल्ट जल्दी डिस्कवर कर सकते हैं तो उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये रिलायबिलिटी ग्रोथ को
मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है और बढ़ाता है उसको। इससे क्या होता है कि इनिशियली जब आपको एरर मिलने लगते हैं, उसमें रिलायबिलिटी ग्रोथ देखते हैं आप, तो पहले तो ये ग्रो करेगा, उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाएगा लेटर ऑन, जो कि इस मॉडल का जो अजम्पशन है उसकी कॉन्ट्रेरी है। जबकि मॉडल क्या कह रहा है, मॉडल कुछ और कह रहा है। जबकि यहाँ तो पहले तो बढ़ता है फिर उसके बाद घट जाता है। फिर आया लिटिलवुड एंड वेरेल्स मॉडल। ये बोलते हैं कि भाई नेगेटिव रिलायबिलिटी ग्रोथ भी हम इंक्लूड करते हैं। इट अलाउज नेगेटिव रिलायबिलिटी ग्रोथ। जब हम सॉफ्टवेयर रिपेयर करते हैं तो एरर्स आ जाते हैं, और ये मॉडल करता है इस फैक्ट को कि जब भी हम एरर रिपेयर करते हैं तो जो एवरेज इंप्रूवमेंट है रिलायबिलिटी का पर रिपेयर वो कम होता है। एवरेज इंप्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी हर बार के रिपेयर के लिए जब भी हम रिपेयर करते हैं वो डिक्रीज होता है, इसलिए नेगेटिव रिलायबिलिटी ग्रोथ भी ये एक्सप्रेस करते हैं। ट्रीट अ करेक्टेड बग कंट्रीब्यूशन टू रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट। जब भी हम कोई बग का करेक्शन कर देते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए। ये इन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तभी ये नेगेटिव को ले पाए। जो रिमूवल ऑफ बग्स है ये बिल्कुल कहते हैं कि भाई ये तो लार्ज कंट्रीब्यूशन है रिलायबिलिटी के लिए, बिल्कुल सही है। जितना जल्दी बग निकलेगा उतना स्मॉलर कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे कम होगा रिलायबिलिटी ग्रोथ। और भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल्स हैं जो काफी अच्छे से अप्रोक्सीमेट करते हैं रिलायबिलिटी ग्रोथ को, उसको हम बाद में देखेंगे कभी। अब हम रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। कोई यूनिवर्सली एप्लीकेबल रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल नहीं है, पहली चीज तो ये जान लीजिए। और ये इस किसी भी एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट नहीं है, हर एप्लीकेशन के लिए ये डिपेंडेंट होता है रिलायबिलिटी ग्रोथ, कोई ऐसे अलग से नहीं निकाल सकते। फिट ऑब्जर्व डेटा टू सेवरल ग्रोथ मॉडल। जो भी ऑब्जर्व डेटा है वो आप अलग अलग मॉडल्स में डाल सकते हैं और आप सब बेस्ट जो फिट होता है आपका डेटा उसको निकाल लीजिए। अब आए हम टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग पे। तो टेस्टिंग प्रोसेस जो इसका है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग का, यहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम रिलायबिलिटी निकालें बनिस्बत की इसके कि हम एरर्स को निकालें, और यूजेस डेटा डिफरेंट फ्रॉम डिफेक्ट टेस्टिंग। यहां पर डेटा हम वो नहीं यूज करेंगे जो हम टेस्टिंग में करते थे, यहाँ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में कुछ और बात हो गई क्योंकि हमको रिलायबिलिटी देखनी है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में हर एक यूजर अलग ऑपरेशनल प्रोफाइल होता है। हर एक यूजर किसी, जैसे मैं बताया था ना, मेरे लिए अलग रिलायबिलिटी हो सकती है, आपके लिए अलग रिलायबिलिटी हो सकती है। तो वो सिस्टम को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई एक्स यूज कर रहा है, कोई सिस्टम को कोई वाई यूज कर रहा है। तो अगर हम प्रोफेशनल प्रोफाइल को कहें तो वो है क्या, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है इनपुट का, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है इनपुट का। इसीलिए हम ऑपरेशनल प्रोफाइल की बात करें तो एक्सपर्ट यूजर क्या करेगा, एडवांस कमांड यूज करेगा, जैसे कि कमांड लैंग्वेज इंटरफेस, कंपोज कमांड। जबकि एक नया यूजर क्या करेगा, वो तो आइकॉन यूज करेगा, मेन्यू बेस्ड इंटरफेस यूज करेगा। तो हम ऑपरेशन प्रोफाइल को किस तरीके से डिफाइन करें, हम क्या करेंगे कि जो इनपुट क्लासेस में डिफाइन करेंगे और इनपुट डेटा को लेंगे और अलग अलग इनपुट क्लासेस में डिफाइन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्रिएट, एडिट, प्रिंट, फाइल ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं। फिर हम हर एक इनपुट क्लास को प्रोबेबिलिटी दे देंगे, हर एक इनपुट क्लास को प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे देंगे, और प्रोबेबिलिटी फॉर एन इनपुट वैल्यू फॉर दैट क्लास टू बी सिलेक्टेड। हर एक प्रोबेबिलिटी इनपुट वैल्यू के लिए जो एक उस क्लास से निकाल के आप इनपुट देंगे सिस्टम को। फिर हम ऑपरेशनल प्रोफाइल डिटरमाइन करेंगे सॉफ्टवेयर का। आप यूसेज पैटर्न से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से यूसेज होता है इसका। फिर हम मैन्युअली या ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, टेस्ट डेटा को जनरेट कर सकते हैं, जो टेस्ट हमने अभी देखा कि इसके डेटा यूसेज पैटर्न से निकल के आएगा। लेकिन ये करस्पॉन्ड करना चाहिए ऑपरेशनल प्रोफाइल को। फिर हम अप्लाई करते हैं इन टेस्ट केसेस को, जो भी हमने बात किया, अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमने अलग अलग क्लासेस वाले निकाले, फिर प्रोबेबिलिटी असाइन की, फिर इस टेस्ट केसेस को हम प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूशन टाइम को हम रिकॉर्ड करते हैं, फेलियर के बीच में क्या हो रहा है। हम कोई रॉ एग्जीक्यूशन टाइम नहीं लेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे एग्जीक्यूशन टाइम फेलियर के बीच में। फिर ये होने के बाद जब हमको फेलियर काफी तादाद में मिल जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर, तब हम रिलायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। ठीक, और स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग ये इसके लिए छोटा मोटा कम डेटा नहीं लगेगा, काफी ज्यादा डेटा लगेगा इसमें, और हम ये जरूर एज्यूम करेंगे इसमें कि जो छोटा परसेंट है टेस्ट इनपुट का वो सिस्टम को फेल करेगा। इसका मतलब ये है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू जनरेट टेस्ट करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट कॉमन इनपुट्स। क्लियर कट आप टेस्ट जनरेट कर सकते हैं जो कॉमन इनपुट है, लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ अनलाइकली इनपुट शुड नॉट आल्सो बी इंक्लूडेड। यानी कि यहाँ तो ठीक है, हमने जो टेस्ट हमको इनपुट लेने हो तो हम लेंगे, लेकिन कुछ आपके अनलाइकली इनपुट भी आपको लेना है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी चेक करनी है। मुश्किल हो सकता है अगर आप टेस्ट जनरेटर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देयर आर मेथड्स टू डू दिस।
तो एडवांटेज क्या है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के, हम उन चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं, उन टेस्टिंग पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं सिस्टम के जो ज्यादा यूज हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि जैसे आप मैंने बताया था मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, आप फ्यूजन कर रहे हैं, मेरे लिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं उसी के टेस्ट डेटा बनाऊंगा। और रिजल्ट्स इन अ सिस्टम दैट यूजर फाइंड मोर रिलायबल, जो मेरे लिए रिलायबल होगा वहां वो रिलायबिलिटी पता चलेगी इसमें। और रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन टेस्ट रिजल्ट के बेस पे होता है, तो ये आपको एक एक्यूरेट एस्टिमेट देता है रिलायबिलिटी की, जो आप देखेंगे एज ए यूजर। अदर जो अलग अलग मेजरमेंट है ना दूसरे, उनके बनिस्बत उनके अगेंस्ट ही आपको एक्यूरेट एस्टिमेशन देता है। अब डिसएडवांटेज क्या है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग का? स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में आपने देख लिया कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो बड़ा मुश्किल है इसको करना, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो आप कर सकते हैं। कोई सरल या कोई रिपीटेबल तरीका नहीं है आप किसी का ऑपरेशनल प्रोफाइल पता करने का कि वो कैसे यूज करता है उसको। और स्टैटिस्टिक्स है तो अनसर्टेनिटी तो होगी इसमें। तो हमने रिलायबिलिटी में क्या क्या कवर किया। रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, ये बताता है कितना ट्रस्टवर्दी है आपका, डिपेंडेबल है सॉफ्टवेयर आपके लिए। और प्रोबेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर्किंग करेक्टली ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कितना प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट काम करेगा किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। और ऑपरेशनल प्रोफाइल जो सॉफ्टवेयर का है वो आपको बताता है कि किस तरीके से वो यूज हो रहा है प्रैक्टिस में, और उसमें जो स्पेसिफिकेशन होंगे वो क्लास ऑफ इनपुट्स और प्रोबेबिलिटी कितने बार वो अकर हो रहे हैं क्लासेस ऑफ इनपुट्स। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में देखा कि हम बहुत सारा डेटा में यूज करना पड़ता है जो ऑपरेशन प्रोफाइल है, जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है उसका, और ये ज्यादा अच्छा रियलिस्टिक रिलायबिलिटी फिगर देता है बनिस्बत की दूसरे रिलायबिलिटी मेजर्स मेट्रिक के कंपैरिजन में। तो ये हमने बात की रिलायबिलिटी की, अवेलेबिलिटी की, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग की। बहुत शुक्रिया बात हमारे सभी की।